नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। बारीदारों का इशू काफ़ी दिनों से रियासी डिस्ट्रिक्ट में गरमाया हुआ है। ये वो बारीदार हैं जिन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स दिए, एमएलएस जिताए, एमपीज जिताए, लेकिन जीतने के बाद उन एमएलएस एमपीज ने जो वादे इनसे किए थे वो भूल गए और बारीदारों को एक तरह से निगलेक्ट किया गया। यही हुआ 2014 में, जब प्रधानमंत्री ने उधमपुर से बारीदारों को एक आवाज़ लगाई और उनसे वोट मांगे और उनको कहा कि अगर बारीदारों का मसला कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। उस बात को 6 साल बीत गए। अजय नंदा जी, जो एमएलए दूसरी बार भी जीते बीजेपी से 2014 के बाद, वो भी इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पाए। और यही रीज़न है कि मीडिया में आने के बाद बारीदारों का इशू गरमाया और आज बारीदार फिर से इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सिंह जी, जो बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, युवा हैं, सरपंच रह चुके हैं, और मानव सनमोत्रा जी, जो बारीदार संघर्ष कमेटी के सेक्रेटरी हैं, पेशे से वकील हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी, और काफ़ी वोकल रहते हैं जब सोशल इश्यूज़ पे बात करनी हो। दोस्तों, आज इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि बारीदार संघर्ष कमेटी है क्या, आगे का इनका प्लान क्या है, किस हिसाब से ये बारीदारों के राइट्स वापस लेने की सोच रहे हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए, कल जब एक इंटरव्यू में कटरा के मौजूद शहरी श्री राणा जी ने कहा कि हम वहाँ के पंडित थे, हम पूजा कराया करते थे, यात्रियों को दर्शन कराया करते थे, श्राइन बोर्ड ने 1986 के बाद उनको भी यात्री बना के रख दिया। 1000 साल के इतिहास में 1986 के बाद ऐसा हुआ कि बारीदार, और ख़ासकर पंडितों की बात करूं, तो वो भी गुफा के अंदर जाके पूजा नहीं कर सकते। स्वागत है श्याम जी, स्वागत है मानव जी। आप शुक्रिया हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्याम जी, मैं पहला सवाल पूछूंगा आपसे कि बारीदार संघर्ष कमेटी क्या है और कितने लोग इसमें जुड़े हैं, और इसके थ्रू आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। शुक्रिया हिमांशु जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बारीदार के मसले को हाईलाइट करने की कोशिश की है। पहले भी आपने बड़ा इसमें काम किया है, तो एक तो मेरी तरफ से जय माता दी। जय माता दी। जैसे आप पूछ रहे हो कि ये यहाँ पे बारीदारों का जो कमेटी, जो संघर्ष कमेटी जो नई बनी है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संघर्ष कमेटी जो है ये बारीदारों की तरफ से 2014 में बनाई गई थी जी। और ये सेवा कमेटी बारीदारों जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी उसी का ये पार्ट थी। अब चूंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे इलेक्शन कमेटी की नहीं हो सकती है, और हमारी कमेटी जो सेवा कमेटी बारीदार, उसका टेन्योर जो है फरवरी महीने में खत्म हो जाता है जी। तो उसलिए यहाँ पे ये काम को आगे चलाने के लिए जब तक हमारी कमेटी की इलेक्शन प्रॉपर नहीं हो जाती तब तक ये जो संघर्ष कमेटी है तब तक ये बारीदारों के मुद्दे को आगे लेके जाएगी, तब तक ये काम करेगी। कितने लोग इसमें जुड़े हैं अभी तक? देखो, इसमें हर गांव के, हर बारीदारों के जितने भी गांव हैं, सभी गांव से हमने 2-2, 3-3 मेंबर लिए हुए हैं और सभी गांव में जाकर मीटिंगें की हुई हैं और उनसे बात करके फिर हमारी एक जनरल मीटिंग जो हुई थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते थे, और हमने 2-2, 3-3 लोग हर गांव से लेकर और एक अपने मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ये जो कमेटी है हमारी, ये आगे बारीदारों के मसले को हाईलाइट करेगी और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी यही कमेटी जाएगी। ये हमें पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसको सरंजाम दिया है। मानव जी, समितियां, कमेटियां बारीदारों की पहले भी रही हैं, और जब 1986 में ये घटना घटी, कल के इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोगों को इतिहास पता चला कि चोर कह के बारीदारों को, पंडितों को पवित्र गुफा से निकाला गया, एक साजिश रची गई। क्या रीज़न आप समझते हैं एज ए लॉयर, एज ए स्पीकर, कि अभी तक रहा है कि इनका जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाया? हिमांशु जी, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपका जो मसला है जी, वो रिजॉल्व किया जाए, 5 साल बीत गए थे जी, बूढ़ी आंखें वेट कर रही थी कि कब उनका इशू रिजॉल्व होगा, जी। और वो उसी इज्जत के साथ, उसी डिग्निटी के साथ माता के दर्शन के लिए जाएंगे। बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ। कुछ बुजुर्ग मेरे पास आए, मैंने एक चिट्ठी बनाई, प्रधानमंत्री जी को संबोधित की, भाई ये मसला है, हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी इज्जत,
हमारी पहचान, बिल्कुल। हमारा वजूद हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो लड़ाई है हमारी, तकरीबन 34 साल 34 ईयर्स में चली हुई है। रात को 12 बजे हम अपने घर से कुत्ता भी नहीं निकालते। इन्होंने हमें रात को 12 बजे निकाला था। अगर ये लीगली इतने साउंड थे तो ये चोरों की तरह क्यों आए थे? क्यों प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि रात को 12 बजे निकाला गया हमें वहां से? जी। हमारे बुजुर्ग जो वहां पहरा दे रहे थे उनको निकाला गया है। वो आज भी कई बार रात को सोचते होंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो माँ है हमारी, माँ छीन ले गई हमसे, हमारी पहचान छीन ले गई। अब जो ये लड़ाई है ये अपनी इज्जत के लिए है, अपनी पहचान के लिए है, अपने वजूद के लिए है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक आपको धोखा क्यों देती आई हैं? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं एज ए लॉयर? यही तो हमारा दुर्भाग्य है। हमेशा हम वोट बैंक बन के रह गए। एक मुद्दा रहेगा तो वोट मिलेगा। जब भी इलेक्शन हुई है हम वारीदार का इशू सॉल्व करेंगे। हमारे गरीब लोग बेचारे वो भी उन्हें फॉलो करते थे इसी उम्मीद के साथ कि शायद कहीं ना कहीं कोई रोशनी दिख रही है, कुछ होगा जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्याम जी, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, सरपंच रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बारीदार हमेशा से बंटे रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने रहे हैं, इसलिए इशू सॉल्व नहीं हो पाया और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका फायदा उठाया? हिमांशु जी, मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बारीदारों का कोई ग्रुप नहीं है जी। और ये जो लोग जहाँ पे एक एजेंडा चला रहे हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कुछ लोग जो हैं अपने लोगों को आगे करके कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू दे देता है कि बारीदारों के इतने ग्रुप हो गए, इतने ग्रुप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, जहाँ की पूरी सरकार को बताना चाहता हूँ कि कोई हमें जहाँ पे आकर कटरा में आकर बताया कि बारीदारों का कहाँ पे कोई ग्रुप है। बारीदारों का कोई ग्रुप नहीं है। बारीदार सभी एक हैं और बारीदार सेवा कमेटी और जो संघर्ष कमेटी ये एक है और एक बारीदारों के लिए लड़ रहे हैं। बाकी कहीं से कोई एक आदमी पॉलिटिकल कहीं अपने माइलेज के लिए कहीं से कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसके लिए अगर आप बोलोगे कि भाई ये बारीदारों का ग्रुप है तो मैं नहीं इसको मानता, क्योंकि वो कहीं पे हमारे सामने बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के ये तो बताए कि वो कहाँ पे बारीदार हैं, वहां के उसके पीछे कितने बारीदार हैं, उसके पीछे कौन कौन से गांव से बारीदार उनके साथ हैं। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया पे ये चल रहा है, जहाँ मैं भी ये देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं बारीदारों के इतने ग्रुप बन गए, इतने ग्रुप, मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि बारीदारों का कोई ग्रुप नहीं है। बारीदार सब यूनाइट हैं। और रही बात 1 2 3 बारीदार कहीं निकल के कोई स्टेटमेंट देते हैं, मैं उनके मेले में नहीं पढ़ना चाहता। क्लियर सी बात है कि बारीदार सब यूनाइट हैं और यूनाइट होकर ही चलेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, आपने सुना कि बारीदार यूनाइटेड हैं और इससे पहले आपने मानव जी को भी सुना कि रात को 12 बजे कोई अपने कुत्ते को भी घर से नहीं निकालता और 1000 साल का इतिहास रखे हुए उन बारीदारों और पंडितों ने, सरकार ने एक साजिश के तहत उनको वहाँ से निकाला, उस पवित्र गुफा से निकाला जो उनका वजूद है, जो उनका वर्चस्व है। और ये इसी वजूद की लड़ाई है। आइए सुनते हैं मानव जी से कि ये लड़ाई सिर्फ वजूद की भी है या इसमें बारीदार कुछ और गेम्स भी देखते हैं। मानव जी। हिमांशु जी, बात यह है कि अब इस लड़ाई को 34 साल हो चुके हैं। अब कहते हैं कि एक देश एक कानून। जी। हिमाचल में देख लीजिए, आप बालाजी में देख लीजिए, जो भी वहाँ के पुजारी थे, बारीदार थे, जो अधिकार उनको मिले हैं वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। मैं बड़ी छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमने वैष्णो भी जाना हो, बारीदार जाना, जी, श्राइन बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय बिना यात्रा सिर्फ लिए वीआईपी दर्शन कर सकता है। बिल्कुल। पर बारीदार नहीं जी, आप नहीं जा सकते। आपको वही यात्रा जो वहां से आ रही है वैसे ही जाना पड़ेगा। आपके कोई अधिकार नहीं। हमें तो ऐसा फील होता है कि हमसे तो हमारी माँ ही छीन ली है इन्होंने, हमें तो पहरे लगा दिए। ये लड़ाई हिमांशु जी अब अपने अधिकार की लड़ाई है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अब हमें अपने अधिकार, अपनी पहचान, अपना वजूद मिल नहीं जाता। और इसे आपके माध्यम से मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, हम इसे दिन ब दिन इंटेंसिफाई करते जाएंगे। जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती, हम इसे और कड़ा रूप देते जाएंगे। श्याम जी, अगला सवाल बिल्कुल सीधा सवाल रहेगा कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों के सामने
जो उनकी रैली अटेंड कर रहे थे, और पूरे देश ने टीवी पे देखा कि आपसे एक वादा किया। लेकिन जब उस बात को आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल में बारीदारों की जो कमेटी है, संघर्ष कमेटी या सेवा कमेटी, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई आवाज़ नहीं उठाई। और आज जब मीडिया में इशू फिर वापस आया तो आज आप लोग फिर इस चीज़ को उठा रहे हैं। उन 6 सालों में आप कहाँ थे? हिमांशु जी, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर जी ने 2014 में उधमपुर की पब्लिक रैली में बोला था कि बारीदारों का परमानेंट हल के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार चाहिए जी, तो हमने बड़ा स्वागत किया था और सभी बारीदारों ने वोट दिए थे भाजपा को। और भाजपा के जहाँ पे जो विधायक लोकल जीते हैं उनको जिताने में मैं जो दावे से कह सकता हूँ कि बारीदारों का 100% हाथ था और बारीदारों के वोटों से ही वो जीत कर वहां गए थे जी। तो जहां तक रही बात हमारी कमेटी की, जो सेवा कमेटी बारीदार संघर्ष कमेटी की, हम बार बार स्थानीय विधायक जो थे हमारे नंदा जी, उनके पास अप्रोच करते रहे तो उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया कि आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जहां की लोकल जो लीडरशिप थी उसने कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड फेमस प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो सच के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इतने इतने बड़े काम किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को खराब करने की भी इन्होंने जानबूझकर कोशिश की है। और उसी वजह से हमारा मसला जो है आज तक जहां पहुंचा। हम जब भी विधायक साहब के पास जाते थे तो हमें सिर्फ जो कहते थे कि हमारा मसला पाइपलाइन में, हम स्टीम लाइन में चल रहे हैं। तो ये सारा मसला जो है जो कमेटी की वजह से नहीं, कमेटी ने पूरे एफर्ट्स किए। हम बार बार विधायक साहब के पास किए थे, हम जितने भी लोकल लीडर हैं सबके पास हमने अप्रोच की, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा जो है ये लोकल जहाँ पे भाजपा जो लीडर थे उनकी वजह से ये खराब हुआ है। बिल्कुल सही कहा कि पाइपलाइन में ये मुद्दा था पिछले 34 साल में, और 6 साल में, पिछले 6 साल में वो पाइपें तो गायब हो गई लेकिन वो मुद्दा वहीं पे रही। पाइपों को जंग लग गया, बारीदार इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो मुद्दा वहीं रहा। स्थानीय विधायक कहूँ या और लीडर्स कहूँ, जहाँ पीएमओ में बैठे हमारे जितेंद्र सिंह जी की बात करूँ, किसी ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पे नहीं उठाया और पीएम नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं रखा। मानव जी, आप एक यंगस्टर हैं, जी सर, वकील हैं, आपके परदादा, आपके दादा, आपके पिताजी जी बिल्कुल, और आपके जैसे ही कई बारीदार पिछले कई दशकों से इस पवित्र गुफा में, वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में पूजा करते हैं। एज अ यंगस्टर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो पूर्ण बहुमत में पिछले 6 साल से सेंटर में राज करती ही है, 370 उन्होंने तोड़ा, 35A को तोड़ा, डोमिसाइल लॉ भी ले आई और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने इस 6 साल में लिए, तो इस 34 साल पुराने छोटे से मसले को हल करने में विफल क्यों रही? मास्टर जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुद्दा है, वोट बैंक है। बारीदार इस एरिया में, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार में जी, जो भी विधायक चुन के आता है वो 20,000-21,000 वोट से जीत के आता है। अगर ये मुद्दा ही खत्म हो गया तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसलिए हर बंदे ने इसे लटकाया है, इसे लिंगर ऑन किया है। अगर ये मुद्दा आज खत्म हो गया तो कल हम वोट कैसे मांगेंगे? बिल्कुल, अपनी काबिलियत पे वोट मांगो, लोगों को झूठ बोल के या दिलासे दे के वोट ही मांगो। बिल्कुल, अगर आप काम करते हैं तो भगवान अपने आप फल देगा। बिल्कुल, आप झूठे दिलासे दे रहे हैं तो आप कैसे जीतोगे? बिल्कुल। एक बार जीत लोगे, अगली बार क्या होगा? श्याम जी, आप प्रेसिडेंट हैं बारीदार संघर्ष कमेटी के, मानव जी सेक्रेटरी हैं और आपके साथ कई युवा जुड़े हैं, आपके पास बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी है। मेरा छोटा सा सवाल, अब आगे क्या? देखिए हिमांशु जी, हमारा सबसे पहली जो बात है मेन, आप जैसे सब लोग जानते हो कि माता वैष्णो देवी की गुफा की खोज हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे बारीदार जो कम्युनिटी थी उन्होंने की थी। उसके बाद आप जानते हो कि हमारा इतिहास जो वैष्णो माता का जुड़ा हुआ, उसमें हमारे बाबा श्रीधर जी का मेन रोल जो रहा, जिन्होंने पूरी गुफा को, पूरी वैष्णो माता की हिस्ट्री को पूरी दुनिया में जिसकी वजह से प्रसिद्ध हुए। तो उसकी वजह से मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले वहाँ पे दर्शन का अधिकार दिया जाए। जे मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय होम मिनिस्टर जी से और माननीय जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जम्मू कश्मीर में कश्मीर सेंट्रिक सरकारें हुआ करती थी तो तब तो चलो हम
एक तरफ से दबे हुए लोग थे, क्योंकि वहां पे एक कम्युनिटी जो थी, जो मजाठी कम्युनिटी है, उन्हीं का राज रहता था, तो जो हिंदू श्राइन की तरफ उनका ध्यान बहुत कम रहता था। लेकिन अब चूंकि हम हिंदुस्तान के साथ प्रॉपर जुड़ चुके हैं और हमारे यहाँ पे आईपीसी लागू हो गया, पूरे हिंदुस्तान के कानून जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं, तो हम जो आपके माध्यम से हम सरकार को जो बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें वैष्णो देवी में दर्शन करने का अधिकार जो है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है, वो हमें दिया जाए। अदरवाइज फिर हम किसी और स्टेप उठाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पहला राइट बनता है जिसके लिए हमें कुचला गया। तब तो हमारे पास साधन नहीं था, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हिंदुस्तान में इक्वल डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कटरा का भी ध्यान किया जाए और कटरा के लोगों को भी जहाँ पे सबसे पहले दर्शन करने का अधिकार जो है, जो हम राइट रखते हैं पुजारी बारीदार, उनको दिया जाए। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। श्याम जी, पॉलिटिकल एजेंडाज तो बहुत हुए लास्ट 34 ईयर्स में, और फिर उसके बाद मोदी जी ने भी बोला, उसको भी 6 साल होते। आप अपने बारीदार कम्युनिटी को आज यंग बाइट्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हिमांशु जी, मैं आपके माध्यम से अपने सभी बारीदार, जो मेरे बारीदार बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनों हैं, सबको हम जो आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे में मत फंसें, क्योंकि ये कुछ लोग हमारे बारीदारों के ग्रुपों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने बोले वाले बारीदार भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग यूनाइट होकर रहें। हम कोशिश करेंगे कि आप ये जो मसला है बारीदारों का, ये हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कम से कम इनके एजेंडे में ना फंसें और कहीं डिवाइड होने की कोशिश ना करें। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बारीदार मैक्सिमम यूनाइट हैं, लेकिन कुछ लोग, शरारती जो लोग हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ सभी बारीदार भाइयों को कि आप एकदम यूनाइट होकर रहें, ताकि ये हमारा मसला हल हो सके। बिल्कुल। माधव जी, आखिरी सवाल, इसको कंक्लूड करिएगा कि एक समय था जब बारीदार इतना पढ़ा लिखा नहीं था, जो सरकार ने बोला उन्होंने किया, और 34 साल से वो इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। और आज की बात करूं, आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, आप पेशे से वकील हैं, श्याम जी सरपंच हैं, आपके साथ कई और नौजवान जुड़े हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी और नोबल प्रोफेशन में हैं, कोई बिजनेसमैन है, सब पढ़े लिखे हैं। अब आप क्या समझते हैं, आपको क्या एज है इस लड़ाई में? हिमांशु जी, सबसे बड़ा एज तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके मुंह से शब्द निकले हैं, एक आशा की किरण जगी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम पीछे रहे हैं, उसे फॉलोअप कर रहे हैं, इस मैटर को हमने ढंग से फॉलो नहीं किया शायद। जी जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश यही करूंगा, अपने भाइयों से भी यही कहूंगा, इस मसले को छोड़ा ना जाए, एक दिन का भी कहीं भी डिले ना हो। बिल्कुल। अगर कोई हमें मिलने के लिए कह रहा है तो हम आधा घंटा पहले ही पहुंचे, देर ना हो जाए। अगर कोई हमें आश्वासन दे रहा है तो उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए, उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार अपील करूंगा, सबसे जो भी बारीदार हैं, जिनको ये लगता है कि उनसे कहीं ना कहीं उनकी पहचान छीन ली गई है, हमारी जनरेशन तक ठीक है, जो हमारे आगे जनरेशन है वो क्या समझते हैं कि हम कौन थे, बिल्कुल कौन है बारीदार, अपनी पहचान के लिए लड़िए, पर लड़िए जरूर। जय माता। बिल्कुल सही कहा है कि फॉलोअप लेना ज़रूरी है। दोस्तों, फॉलोअप लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉलोअप लेंगे तो डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। ये वो बारीदार हैं जिनका 1000 साल का इतिहास है, जिन्होंने वैष्णो माता की गुफा लोगों तक पहुंचाई और फिर लोगों ने हर साल दर्शन किए उस गुफा के, उस पवित्र गुफा के। लेकिन एक समय आया कि इनको ही उस गुफा से निकाल दिया गया। कई गरीब परिवार हैं इन बारीदारों में, जिनका रोजी रोटी उसी गुफा पे डिपेंड करती थी। और आज भी आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं या कटरा के ही अलग अलग गांव में चले जाएं, वो लोग डेवलप नहीं कर पाए। ये अपने वर्चस्व की लड़ाई है और यंग बाइट्स ऐसे इश्यूज़ को आपके समक्ष लाता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।